अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग पे, विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ओवरहेड कॉस्टिंग। अब जिन स्टूडेंट्स ने ओवरहेड कॉस्टिंग के लेक्चर्स नहीं अटेंड किए या नहीं देखे, वो जाके देख सकते हैं ओवरहेड कॉस्टिंग के लेक्चर्स मेरे यूट्यूब के चैनल पर। करंटली हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग पर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? देखो, एक बात याद रखना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग ये कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं, कॉस्टिंग मेथड्स हैं। ये क्या है हमारे पास? कॉस्टिंग मेथड्स या कॉस्टिंग सिस्टम है या कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं। जो आपको सही लगता है आप वो वर्ड यूज कर सकते हैं। और ये होते क्या है? अच्छा, व्हेन इट कम्स टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ फुल कॉस्टिंग सिस्टम। क्या कंसिडर किया जाता है? फुल कॉस्टिंग सिस्टम। क्यों किया जाता है ये बता दूंगा अभी। और मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ये हाफ कॉस्टिंग सिस्टम कंसिडर किया जाता है, और इसके पीछे जो भी रीजन है वो आपको मैं अभी समझा दूंगा। अब ये फुल कॉस्टिंग सिस्टम का क्या मतलब है? फुल कॉस्टिंग का मतलब ये है कि इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत मैं प्रोडक्ट पे बोथ फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों चार्ज करता हूं। Absorption costing is considered to be a full costing system. The word full costing means both fixed and variable cost will be charged to the product. मतलब मैं अपने एक प्रोडक्ट पे, फॉर एग्जांपल मैं जो काम कर रहा हूँ कपकेक का, तो कपकेक के ऊपर अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहा हूँ तो OAR प्लस वेरिएबल कॉस्ट, या यूं कह लो कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों प्रोडक्ट पे चार्ज होंगी। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम कहता है। व्हेन इट कम्स टू मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी अ हाफ कॉस्टिंग सिस्टम, जो कहता है कि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट पे चार्ज करूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं करूंगा। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ हाफ कॉस्टिंग सिस्टम, जो ये कहता है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट पे चार्ज करो, फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं करो। क्यों चार्ज नहीं करो? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ पीरियड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एक पीरियड कॉस्ट है और वो अनकंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल का क्या मतलब है? भाई मैं कोई काम करूं या ना करूं, मैं कोई प्रोडक्शन करूं या ना करूं, मैं कोई सेल्स करूं या ना करूं, मुझे फिक्स्ड कॉस्ट बेयर करनी है बाय एनी मींस। तो इस सूरत में जब मुझे पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट मुझे हर सूरत में पे करनी है या बेयर करनी है, तो क्या वो मेरे कंट्रोल में रही? नहीं। अब वो एक पीरियड कॉस्ट बन गई है और मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो अब एक पीरियड कॉस्ट बन गई है और मेरे कंट्रोल में नहीं है। और एक पीरियड कॉस्ट जो है उसको मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि एज इट इज डिडक्ट कर दो अपने कंट्रीब्यूशन से। उसको मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता है कि कंट्रीब्यूशन से एज इट इज डिडक्ट कर दो। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है इस पे बात कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन एज फार एज मार्जिनल कॉस्टिंग इज कंसर्न, कंट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। यूं समझ लो कि मार्जिनल कॉस्टिंग का दिल है, जान है कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल कॉस्टिंग में जितनी कंट्रीब्यूशन आपकी ज्यादा होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। क्यों? कंट्रीब्यूशन लाइज इन द हार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड हायर द कंट्रीब्यूशन हायर विल बी द प्रॉफिट। जितना ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन is directly proportional to profit. Higher the contribution, higher will be the profit. Lower the contribution, lower will be the profit. कंट्रीब्यूशन निकाला कैसे जाता है? कंट्रीब्यूशन निकाला जाता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर जिसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एग्जामिनर अक्सर पेपर में वेरिएबल कॉस्ट के बजाय मार्जिनल कॉस्ट वर्ड भी यूज करता है।
तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाला जाता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या फिर मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहा हूं। अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूं तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाएगा? टोटल सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। याद रखना मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, मतलब इसमें प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन दोनों आ जाएंगी, इसमें प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन दोनों कॉस्ट शामिल होंगी। तीसरा तरीका क्या है कंट्रीब्यूशन निकालने का, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का? वो है टोटल कंट्रीब्यूशन बराबर होता है यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के। मतलब यहां पर जो मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला है, अगर मैं उसको यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का चौथा तरीका क्या है? टोटल कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स कॉस्ट के प्लस प्रॉफिट के। मतलब अगर आप अपने प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देखो एक चीज याद रखना, ये मैंने आपको जो तरीका बताया है अभी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं और उसमें कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली डील करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम से, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से। और मुझे इन अकाउंटिंग सिस्टम में जो आखिरी चीज बनानी होती है वो क्या है? बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। और हम यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट की वर्किंग करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस मार्जिनल कॉस्टिंग इज मोर यूजफुल। फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस मार्जिनल कॉस्टिंग इज मोर यूजफुल। कैसे? देखो भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ना वो आपकी कॉस्ट को दो हिस्सों में तोड़ देता है। एक अनकंट्रोलेबल और एक कंट्रोलेबल। अब जब आपकी कॉस्ट दो हिस्सों में टूट गई तो आपको पता लग गया ना कि कौन सी चीज आपके काबू में है और कौन सी चीज आपके काबू में नहीं है। और जो चीज आपके काबू में है आप उसकी बेस पर काम कर सकते हो, और जो चीज आपके काबू में नहीं है आप उसको इग्नोर कर सकते हो फॉर डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करता हूँ अपने प्रोडक्ट पे। क्यों चार्ज करता हूँ? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट मेरे कंट्रोल में है। भाई मैं जितनी एक्टिविटी बढ़ाऊंगा उतनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। मैं ज्यादा एक्टिविटी पे बल्क डिस्काउंट्स ले सकता हूँ, मैं ज्यादा काम करवा के लमसम में अमाउंट जो है वो कम कर सकता हूँ। मतलब एक चीज मेरे काबू में है, मेरे कंट्रोल में है, मैं उसको अपनी लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से बढ़ा या कम कर सकता हूं। तो वो चीज मेरे काबू में है। और जब मुझे पता लग जाए कि कौन सी चीज मेरे कंट्रोल में है, मेरे इख्तियार में है, मेरे काबू में है, तो मैं उसकी बेस पे डिसीजंस ले सकता हूं ना। इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए ज्यादा यूजफुल कंसिडर किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग को। ये चीज आई बिलीव सबको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट इज ड्यू टू इन्वेंट्री लेवल्स एंड इट इज कैलकुलेटेड एज। अब देखो एक चीज याद रखो, मैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे काम करूं या मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे काम करूं, दोनों का तरीका अलग अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों का प्रॉफिट अलग अलग हो जाएगा। और ये जो प्रॉफिट में डिफरेंस आता है ना, ये क्यों आता है? डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज मल्टीप्लाई बाय फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। यहां पर एक चीज अपने जहन में बिठा लो, मैंने बात किसकी की है? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट की, खाली फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट की बात की है मैंने। फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की बात नहीं की। क्यों नहीं की मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। अभी अपने जहन में सिर्फ ये रखो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंस जो भी आता है प्रॉफिट का, वो मोस्ट ऑफ द टाइम किस वजह से आता है? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट या फिर जिसे हम कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की वजह से। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज और फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की वजह से। इफ closing inventory will be greater than opening inventory, absorption costing will result in a higher profit. अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री से ज्यादा होगी, अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री से ज्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा प्रॉफिट शो करेगा। अगर मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री से ज्यादा होगी तो मार्जिनल कॉस्टिंग विल रिजल्ट इन अ हायर प्रॉफिट।
अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चीज़ आप अपने जहन में रखना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री से ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज़्यादा प्रॉफिट शो करेगा, और अगर मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री से ज़्यादा है तो मार्जिनल कॉस्टिंग ज़्यादा प्रॉफिट शो करेगा। ये चीज़ तो हमें समझ आ जाती है कि अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री से ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज़्यादा प्रॉफिट शो करेगा। लेकिन इस चीज़ को समझने का, बताने का और तरीका भी है, वो भी समझ लो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट, इसकी और भी बहुत सारी वजह होती हैं, वो मैं आप लोग को यहां पर लिखवा देता हूं। समझना जरा। डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट क्यों होता है, ये चीज समझ लो। एक चीज तो आपने देख ली, ड्यू टू इन्वेंट्री लेवल्स। ड्यू टू इन्वेंट्री लेवल्स मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, या जिसे हम कहते हैं फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट विल बी हायर देन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। अगर मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट विल बी ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। ये चीज मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूं, अब जरा इसको समझना। इफ माई ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब, अगर मेरे ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट विल बी ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। इफ माई ओवरहेड्स आर ओवर एब्जॉर्ब, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट विल बी ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। ये चीज सबको समझ आती है जो मैं कह रहा हूं। अगर मेरे ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट जो है वो ज्यादा प्रॉफिट शो करेगा एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। और अगर मेरे ओवरहेड्स जो हैं वो अंडर एब्जॉर्ब्ड हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो ज्यादा प्रॉफिट शो करेगा एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। इसको समझने का एक तरीका और भी है, वो यूं समझ लो कि अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री ग्रेटर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री ग्रेटर देन ओपनिंग इन्वेंट्री तो ये बराबर हो जाएगा अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के। ये बराबर हो जाएगा अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के, जो कि बराबर हो जाएगा, जो मुझे बताएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट विल बी ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। और अगर और अगर मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री ग्रेटर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री तो ये बराबर हो जाएगा ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के। मतलब मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट
विल बी ग्रेटर देन माई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट विल बी ग्रेटर देन माई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। ये चीज आई बिलीव सबको समझ आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे तमाम के तमाम थे प्रिंसिपल्स फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। व्हाट इज एन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट? और एंड व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? तो बच्चों ये चीज समझ लेना कि जो फुल कॉस्ट हम निकालते हैं ना, फुल कॉस्ट पर यूनिट जो हम निकालते हैं, फुल कॉस्ट पर यूनिट जो हम निकालते हैं वो क्या है मेरी? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होगी मेरी वो क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में मैं यहाँ पर देखो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन, ये मेरी क्या होगी? मार्जिनल कॉस्ट। ये मेरी होती है मार्जिनल कॉस्ट। हम लोगों ने अभी तक जितने भी सवाल किए हैं उन सवालात में हमने कपकेक वाले सवाल पर ज्यादा फोकस रखा था, तो उसी सवाल में हम करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को कंप्लीट। लेकिन उससे पहले आप ये एक नजर देख लो, ये हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट है और मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट है। और फिर हमारे पास जो आखिरी में चीज आएगी वो होती है रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाती है? सेल्स। सेल्स हम कैसे निकालते हैं? यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये हमारे पास सेल्स आ गई। सेल्स में से हम माइनस कर देते हैं अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि जो हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है जिसमें OAR शामिल है। हम कैसे निकालेंगे? यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। ये आ गया मेरे पास। प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने का दूसरा तरीका आप लोग हमेशा से सुनते पढ़ते आए होंगे, जिसमें आ जाता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस या प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आप उस तरीके से करना चाहो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। जब मैं अपनी सेल्स में से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं अपने नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस कर देता हूं, जिसमें मेरे पास फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। अब देखो यहां पर एक चीज समझना, जब मैं बात करता हूं फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड की, तो फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड मैं चार्ज कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नॉट यूनिट सोल्ड। मैं यूनिट सोल्ड पे फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज नहीं कर रहा, यूनिट प्रोड्यूस पे चार्ज कर रहा हूं। ऐसा क्यों करते हैं? जरा इस चीज को समझना। एक बंदा है आपके पास, सेल्स सेल्स का बंदा है ये। इसकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक है इसकी बेसिक इनकम और दूसरी है इसका कमीशन। अब जब मैं बात करता हूं इसकी पे की, तो इसकी पे में दो चीज आ गई ना, बेसिक जो कि फिक्स्ड है और कमीशन जो कि वेरिएबल है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स ये जो बेचेगा। ये चीज सबको समझ आती है। अब अगर इस पर्टिकुलर बंदे से किसी महीने में कोई सेल नहीं हुई, सेल नहीं हुई, तो क्या मैं इसको इसकी बेसिक इनकम भी नहीं दूंगा? बेसिक सैलरी तो इसको मिलेगी ना। बेसिक सैलरी को मैं यूनिट प्रोड्यूस पे इसलिए लेके जाता हूं क्योंकि भाई मैं कोई चीज बेचूं या ना बेचूं, ये बंदा अगर किसी महीने सेल्स ना कर सका किसी वजह से, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं इसकी बेसिक सैलरी भी नहीं दूंगा। बेसिक सैलरी तो मुझे फिर भी देनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बेसिक सैलरी को यूनिट प्रोड्यूस पे लेके जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे यूनिट सोल्ड के हिसाब से नहीं चार्ज की जाती, वो मेरे यूनिट सोल्ड के हिसाब से नहीं पे की जाती। वो मैं पे करता हूँ कब? जब मैं यूनिट बेचूं या ना बेचूं वो चीज मुझे पे करनी है। इसीलिए मैं अपने फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को यूनिट प्रोड्यूस पे चार्ज करता हूँ इंस्टेड ऑफ यूनिट्स सोल्ड। और फिर वेरिएबल आ जाते हैं।
वेरिएबल को मैं ऑब्वियसली यूनिट सोल्ड पे चार्ज करूंगा, विच इज वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स सोल्ड। ये दो चीजें जब मैं माइनस कर दूंगा अपने ग्रॉस प्रॉफिट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और इस नेट प्रॉफिट में मैं ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर मेरे पास ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं, अगर मेरे पास ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं, तो वो मेरे प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का क्या मतलब था, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का मतलब ये होता है कि मैंने ज्यादा ओवरहेड जो है चार्ज कर दिए अपने प्रोडक्ट पे, इतने होने नहीं चाहिए थे। एक्चुअल में ओवरहेड्स मेरे कम थे और मैंने प्रोडक्ट पे ज्यादा चार्ज कर दिए, तो क्या आ गया था मेरे पास, ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ गया था। और अब इस ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को मैं अपने प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा, ताकि मेरा जो एक्स्ट्रा चार्ज नजर आ रहा था वो खत्म हो जाए। और अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को मैं अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देता हूँ। अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का क्या मतलब है, कि मैंने प्रोडक्ट पे ओवरहेड कम चार्ज किए थे जबकि होने ज्यादा चाहिए थे, तो जो भी डिफरेंस है उसको मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर दूंगा, ताकि मेरा जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा नजर आ रहा है वो सही हो जाए। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अब आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे। मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट बनाना बहुत आसान है। सेल्स लो, सेल्स कैसे आती है, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आ गया। फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस कर दो। वेरिएबल कॉस्ट तो जितनी भी है वो यूनिट सोल्ड पे ही जाएगी, फिर चाहे वो प्रोडक्शन हो या नॉन प्रोडक्शन हो। जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट एज इट इज डिडक्ट कर दो। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट आप एज इट इज डिडक्ट कर दो जितनी भी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। आखिरी चीज जो है मेरे पास वो क्या है, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट रिकंसाइल कैसे करते हैं, देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है, सही। इसमें मुझे ऐड या लेस करना है अपने इन्वेंट्री लेवल्स मल्टीप्लाई बाय फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट के प्रोडक्ट को, यानी कि डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री लेवल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय ओ ए आर, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय ओ ए आर। अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो मेरे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो मेरे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ये किस सूरत में है, अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से मार्जिनल कॉस्टिंग में जा रहा हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं, ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये चीज हमने पढ़ी थी। ये मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिख रहा हूं, इफ ओपनिंग इन्वेंट्री is less than closing inventory, the difference between absorption costing profit and marginal costing profit will be added to, sorry, will be subtracted to, will be subtracted from, will be subtracted from absorption costing profit and will be added to marginal costing profit if opening inventory is greater than closing inventory. If opening inventory is greater than closing inventory, the difference between absorption costing profit and marginal costing profit will be added
to absorption costing profit and subtracted from marginal costing profit। इसको समझने का दूसरा तरीका क्या है? if the overheads are under absorbed, if the overheads are under absorbed, they will be added to marginal costing profit and subtracted from absorption costing profit। If the overheads are over absorbed, they will be added to absorption costing profit and subtracted from marginal costing profit। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सवाल है विच इज फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। इस सवाल को सॉल्व करते हैं और इस सवाल में हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है? कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, रिकंसाइल द प्रॉफिट्स, कैलकुलेट ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड यूजिंग द डेटा फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चंस। खैर ये पेज नंबर छोड़ देना, प्रीवियस क्वेश्चन मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन था उसके हिसाब से। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियसली। आज हम जो करेंगे वो सिर्फ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है और हमने रिकंसाइल करना है दोनों प्रॉफिट्स को। दोनों सिस्टम के थ्रू जो हमने प्रॉफिट निकाले हैं उनको हमने रिकंसाइल करना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सवाल में लिखा क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं। ABC PLC manufactures and sells a single product cupcake. Details for the costs are as follows. ABC estimates to produce 500,000 units of cupcake for the upcoming year. Details for cost and selling price are as follows. अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल 250 ग्राम्स एट $5 पर केजी, डायरेक्ट लेबर 0.5 hours at $8 per hour, डायरेक्ट एक्सपेंस 0.5 hour at $3 per hour। इनडायरेक्ट मटेरियल है मेरे पास 25,000, इनडायरेक्ट लेबर है मेरे पास 375,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है मेरे पास 650,000। सेलिंग एक्सपेंस मेरे पास है $2 पर यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है मेरे पास 1.5 पर यूनिट, एडमिन एक्सपेंस है मेरे पास $0.5 पर यूनिट। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जो इस सवाल में नहीं बताई गई मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड इन नेचर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड इन नेचर। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड इन नेचर मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर क्या है मेरे पास, फिक्स्ड है। अब हमें किस तरीके से वर्किंग करनी है इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमसे मांगा क्या है, अच्छा नहीं बल्कि ये लिखा हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड इन नेचर, ये लिखा हुआ है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है मेरे पास, 600,000 कपकेक्स एंड 550,000 कपकेक्स। एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं मेरे पास, 1200,000 एंड 1210,000। ये मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड्स हैं और एक्चुअल प्रोडक्शन है। अब व्हाट विल डू इज कि हम यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करते हैं यूजिंग एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। मैं ये सवाल आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा फॉर 600,000 कपकेक्स। 550,000 कपकेक्स का सवाल आप लोग सॉल्व करके मुझे मेरे नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर मैं इस वीडियो के आखिर में आप लोगों को बता दूंगा।
अच्छा, पहली चीज थी हमारे पास कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अब हमें पता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, फुल कॉस्टिंग सिस्टम है। मतलब इसमें मेरे पास प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन दोनों कॉस्ट आएंगी। और मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो हाफ कॉस्टिंग सिस्टम है, इसमें मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर काम करूंगा। तो फुल कॉस्टिंग सिस्टम के तहत अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूं तो मेरे पास ये आ गई यहाँ पर 1.25, 0.5 इंटू 8, ये आ गई $4, ये आ गई $1.5, ये हो गया। इनडायरेक्ट मटेरियल है मेरे पास 25,000, जो कि एस्टिमेटेड प्रोडक्शन 500,000 यूनिट्स के लिए है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल 25,000, 375,000 और 650,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मेरे पास ये टोटल मिला के बन रहा है 1,050,000। तो ये 25,000 प्लस 375,000 प्लस 650,000, ये मेरे पास बन रहा है कितना, 1,050,000। अगर मैं इसको निकालूं तो ये आ रहा है मेरे पास $2.1 पर यूनिट। और फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस आ गया मेरे पास $2, 1.5 और 0.5। तो अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत मेरे पास कॉस्ट कितनी आ रही है, यूनिट कॉस्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम कितनी आ रही है, ये मेरे पास आ जाएगी पहले मटेरियल की 1.25, फिर लेबर की 4, फिर एक्सपेंसेस की 1.5, फिर 2.1 आ गई मेरे पास प्रोडक्शन ओवरहेड की, और फिर 4 आ गई मेरे पास नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड की। ये टोटल हो गई मेरे पास 12.85 पर यूनिट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत मेरे पास कितनी आ गई कॉस्ट, 12.85 पर यूनिट। अब आते हैं मार्जिनल कॉस्ट पे। मार्जिनल कॉस्ट क्या कह रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कहता है कि जनाब आप मुझे यूनिट कॉस्ट निकाल के दो बाय यूजिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। यहां पर अब मेरे पास ये 2.1 के अलावा सब कुछ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.25 प्लस 4 प्लस 1.5 प्लस 4, ये हो गया मेरे पास 10.75 पर यूनिट ऑफ कपकेक। ये आ गया 10.75 पर यूनिट ऑफ कपकेक। आई बिलीव यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमसे उन्होंने मांगा है वो क्या है, हमें बताना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट। पहले हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे काम करते हैं। एक्चुअल यूनिट सोल्ड मेरे पास कितने हैं, 600,000। एक्चुअल यूनिट सोल्ड कितने हैं मेरे पास, 600,000। और एक यूनिट की प्राइस कितनी है, 50। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 30 मिलियन आ गया मेरे पास। ये 30 मिलियन एज इन 3 करोड़ आ गया। अब इसमें बात करेंगे हम प्रोडक्शन कॉस्ट की। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है मेरे पास, प्रोडक्शन कॉस्ट में मेरे पास आ जाएगा 1.25 प्लस 4 प्लस 1.5 प्लस 2.1, ये कितना हो गया टोटल, 8.85। तो ये मेरे पास आ गया 8.85। मैंने कितने यूनिट्स बेचे, 6 लाख यूनिट्स बेचे, मल्टीप्लाई बाय 8.85, ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 5310,000, यानी कि 53,10,000। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 24,690, 24,690,000। और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा हमारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड मेरे पास फिक्स नेचर के तो कोई भी नहीं है, तो फिक्स तो यहाँ से हट गए।
जो मेरे पास वेरिएबल नेचर के हैं वो कितने हैं, 600,000 जो मेरे यूनिट सोल्ड हैं, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट विच इज 4। तो ये आ गया मेरे पास 2.4 मिलियन। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया, मेरे पास प्रॉफिट आ गया 222,900,000। 222,900,000 ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया। अच्छा ये अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि इसमें अभी अंडर या ओवर एब्जॉर्ब आएंगे, इसमें अभी अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आएंगे। हम पहले कर लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे। मार्जिनल कॉस्टिंग पे भी मेरी सेलिंग प्राइस और यूनिट सोल्ड सेम ही रहेंगे। ये आ गया मेरे पास मार्जिनल कॉस्टिंग पे। अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट जो मैंने निकाली थी कितनी, 10.75। 10.75 मल्टीप्लाई बाय 600,000, मल्टीप्लाई बाय 600,000 कितना हो गया ये आ रहा है मेरे पास 6450,000। माइनस किया, मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 23,550,000। मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 2,35,50,000। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट मेरे पास कितनी है यहाँ पर, 600,000 की जो मेरे पास फिक्स कॉस्ट है वो है 1.2 मिलियन। कितनी है, 1.2 मिलियन। तो ये यहां से मैंने माइनस कर दिया, और मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया कितना, डबल टू थ्री फाइव जीरो ट्रिपल जीरो। मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना आ रहा था, 222,900,000। और यहां पर मेरे पास आ रहा है 22350,000। जब सवाल सेम है, एक ही चीज है, तो प्रॉफिट कम क्यों आ रहा है, इस चीज को हम देख लेते हैं किस तरीके से, अपने रिकंसिलिएशन से। कैसे करेंगे, पहले हम चेक करते हैं ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। पहले हम चेक करते हैं ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। कैसे चेक करेंगे, आ जाओ। अब जरा देखो इस सवाल में, मेरे पास ओ ए आर कितना आ रहा था, $2.1 पर यूनिट। मेरे पास ओ ए आर कितना आ रहा था, $2.1 पर यूनिट। अगर मैं $2.1 पर यूनिट के हिसाब से करता, तो मेरे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने आने चाहिए थे, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मेरे पास आने चाहिए थे 2.1 मल्टीप्लाई बाय 600,000। तो ये मेरे पास आ रहा था 12600,000। जबकि मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड्स हैं कितने, जबकि मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड्स हैं कितने, 120,000,000। मैंने सोचा था खर्चा होना चाहिए था 12,60,000 का। मैंने क्या सोचा था, खर्चा कितना होना चाहिए था, 12,60,000 का। एक्चुअल में खर्चा हुआ कितना, एक्चुअल में मेरा खर्चा हुआ 12 लाख का। तो मैंने 60,000 एक्स्ट्रा सोच लिया था ना, तो ये हो गया ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना, 60,000 का। ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना हो गया मेरे पास, 60,000। और यही वो 60,000 का डिफरेंस है जो यहाँ पर आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा था,
मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट था 22290,000। अब मेरे पास ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से 60,000 यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? एग्जैक्ट आंसर आ रहा है मेरे पास 222350,000। ये एग्जैक्ट आंसर आ गया मेरे पास नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर आ रहा है। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। फिर भी इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज यू गाइस कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। हियर इज माय कांटेक्ट नंबर। इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे ऑन माय व्हाट्सएप। एंड इफ यू आर फ्रॉम ओवरसीज तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय एडिंग 92 इन फ्रंट ऑफ द एंटायर नंबर, एंड देन यू गाइस कैन कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एनी टाइम। आप लोगों को जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।